हम लोगों से बुजुर्ग लोग आजकल कहते हैं कि कैसा कैसा कांड हो रहा है, दिन पर दिन इंसानियत शर्मसार होते जा रहा है। लेकिन 1954 में आज से करीब 70 साल पहले कुछ ऐसा कोलकाता में कांड हुआ जिससे इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो गई। इसी केस के छानबीन में पहली बार आजाद भारत में प्लास्टिक सर्जरी किया गया। 1954 में कोलकाता की एक छोटा सा जगह टहलीगंज की है, जहां सुबह सुबह दुकानें पूरी तरह खुली नहीं थी। पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था। सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। इन्हीं में से एक सफाई कर्मी जोरतारा शमशान घाट के करीब एक टॉयलेट के सामने कुछ अखबारों का बंडल दिखता है, जो सभी बंडल नारियल की रस्सी से लपटे हुए थे। उन बंडलों में से एक को उस सफाई कर्मी ने खोलकर देखा तो उसकी चीखें निकल गई। यह सुनकर उसके आसपास के लोग उसके करीब आ गए और वो लोग देखते ही तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किए। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने उन अखबार के बंडलों को खोलती है तो देखती है कि उनमें इंसान के शरीर की अंग का टुकड़ा है। वहां 3 अखबार के बंडल थे। अखबार के बंडल में किसी में कटी हुई हाथ, कटी हुई उंगली, कटी हुई किडनी थी। पुलिस ने जब अखबार को देखा तो पता चला कि कोलकाता का लोकल अखबार जुगांता है। पुलिस ये सारा शरीर के टुकड़े को लेकर सरकारी अस्पताल के मुर्दे घर में रखवा देती है। उसी दिन दोपहर को जब लंच के समय जब लोग ऑफिस से बाहर निकलकर टहल रहे थे, कुछ लोग जब काली घाट पार्क में टहलते टहलते एक पेड़ के नीचे, वैसे ही अखबार के बंडल एक आदमी को दिखता है। तो वह आदमी उस बंडल को खोलता है तो उसकी भी चीखें निकल जाती है। इस बार उस पेड़ के नीचे 4 पैकेट थे। सुबह के समय में 3 पैकेट मिले थे। अब पुलिस आती है, पैकेट को खोलना शुरू करती है। पहला पैकेट खोलती है तो घुटने से तलवे तक का टुकड़ा मिलता है। 2 पैर मिलती है, आंख मिलती है और एक सर मिलता है, जिसके चेहरे पर से स्किन को हटा लिया गया है, जिससे वह पहचान में नहीं आ रहा था। इसके अलावा एक पैकेट में एक बच्चा मिलता है, जो शायद पैदा हो चुका था या पैदा होने वाला था। पुलिस ने उस जगह को अच्छी तरह से तलाशी ली तो उन्हें एक और पैकेट मिलता है, जिसमें 2 जांघ कटे हुए थे, जिसमें से एक पर कोई पैदाइशी मार्क थी। ये सारे अखबार के पैकेट भी जुगांता अखबार के थी। पुलिस यह सारे पैकेट को 31 जनवरी 1954 को अस्पताल के मुर्दा घर में ले जाती है और यह सारे शरीर के टुकड़े को पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि यह लाश एक महिला की है और उसका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने पूरा कोशिश किया लाश को पहचान करने की किसकी है। इसी दौरान इस केस को कोलकाता पुलिस के जासूसी डिपार्टमेंट में सौंप दिया गया। इस केस को लीड कर रहे थे शर्मेंद्र नाथ घोष। इन्होंने सोचा कि इस लाश की प्लास्टिक सर्जरी कराया जाए, जिससे लाश का चेहरा को पता चले। अभी तक किसी केस में प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराया गया था। प्लास्टिक सर्जरी के बाद लाश को एक चेहरा मिलता है। प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने बोला करीब करीब ऐसा ही चेहरा था इस लाश। प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे का फोटो निकालकर पूरे कोलकाता में फैला दिया जाता है, पर 1 महीने के करीब बीत चुके थे। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। यह केस आगे नहीं बढ़ रहा था। पुलिस ने बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं पता चल रहा था। यह कौन है, इसे किसने मारा और क्यों मारा। एक दिन शर्मेंद्र घोष की हल्की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने सोचा कि रात को ऑफिस से घर लौटूंगा तो रास्ते में दवा ले लूंगा। शर्मेंद्र घोष जब रात को अपने घर की तरफ जा रहे थे तो अपने ड्राइवर को बताया कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर अपनी गाड़ी को रोक देना, वहां से दवा लेनी है। ड्राइवर ने कुछ दूर जाने के बाद एक मेडिकल स्टोर के पास गाड़ी को धीमे कर दिया और शर्मेंद्र घोष अपने गाड़ी से उतरकर उस मेडिकल स्टोर के पास जाने लगे। वहां एक आदमी था, उससे एक कफ की सिरप मांगी। उसने कहा हमारे पास अभी कफ सिरप नहीं है।
सर्वेंद्र घोष ने कहा, क्यों दुकान खोल रखी है जब तुम्हारे पास ऐसी नॉर्मल दवा ही नहीं है? तो वह कहा कि मालिक दवा दुकान में रखेंगे तो न मैं आपको दूंगा। सर्वेंद्र घोष ने कहा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसे कहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, मालिक 1 महीने से दिखे ही नहीं है। तो सर्वेंद्र घोष ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अगर वो आए तो उसे कहना कि दुकान में दवा रखे। फिर सर्वेंद्र घोष अपने गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें एक बात खल रही, कोई आदमी 1 महीने से अपनी दुकान पर क्यों नहीं आ रहा है और ये लाश के टुकड़े को मिले भी 1 महीने के करीब हो गया है। सर्वेंद्र घोष यह सोचते सोचते अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे, लेकिन सर्वेंद्र घोष निर्णय लिए कि वापस जाकर उससे अच्छी तरह से पूछता हूँ, क्यों नहीं आया, कौन है तुम्हारा मालिक, नहीं तो मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। सर्वेंद्र घोष ड्राइवर को वापस गाड़ी मोड़ने को कहा। फिर उस मेडिकल स्टोर के पास गए और उस आदमी से दोबारा पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है और वह कहाँ रहता है? लेकिन पहले तो उस आदमी ने कुछ बताने में हिचकिचाने लगा, लेकिन देखा कि ये पुलिस के गाड़ी में है तो कोई अफसर ही होंगे, तो उसने वो अपने मालिक का एड्रेस दे दिया। फिर इसके बाद सर्वेंद्र घोष उसी रात को उस एड्रेस पे गए तो वहां देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। वहां पर कई लोग अपने अपने घर से बाहर टहल रहे थे। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यह किसका घर है जिस पे ताला लटका हुआ है? उसने कहा, नहीं पता है, करीब 1 महीने से इस घर पे ताला लटका हुआ है, पर वहां पर एक महिला भी थी। तो उसने कहा, साहब 30 जनवरी से मैंने भी नहीं देखा हूँ। सर्वेंद्र कहे, तुम्हें 30 जनवरी डेट कैसे याद है? क्योंकि साहब उसकी बीवी का उस दिन डिलीवरी था, वह अपने बच्चे को मेरे पास ही छोड़कर गया था, वापस आकर अपने बच्चे को ले गया, इसी कारण से वह डेट मुझे याद है। फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा। फिर सर्वेंद्र घोष ने पूछा, तो फिर वह कहाँ जा सकता है? तो उस महिला ने बोला कि इसी शहर में उसका एक बहुत करीबी रिश्तेदार रहता है, उसके पास वह हमेशा जाते रहता है, हो सकता है वहीं वह गया हो। सर्वेंद्र घोष उस महिला से उस रिश्तेदार का पता मांगती है, लेकिन वह महिला उसका पता नहीं बता पाती है। तो सर्वेंद्र घोष कैसे कैसे करके उस रिश्तेदार का पता निकालता है। फिर वह उस रिश्तेदार के पते पे जाते हैं, पुलिस को नॉर्मल कपड़े में तैनात कर देते हैं। 1-2 दिन बाद 27 जनवरी को एक आदमी मुंह में गमछा लपेटकर वो घर में जाता है, पर पुलिस बाहर ही उसका वेट करती है। कुछ समय बाद वह बाहर निकलता है तो एक पुलिस ने उसके कानों में कहता है, वीरेंद्र। वो अचानक पीछे मुड़ के कहता कि हाँ, कौन हो आप? फिर पुलिस कहती है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह घबरा जाता है तो पुलिस उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाकर उसे कोलकाता के जासूसी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद सर्वेंद्र घोष उसके सामने आते हैं। पहले तो वह कुछ नहीं बोल रहा था, पर थोड़ा सख्ती करने पर उसने अपना कहानी सुनाया। उसने कहा, उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसके 2 बहन थी तो अपने बहन के साथ ही रहता था। बहनों के शादी के बाद बहन कोलकाता से बाहर चली गई, जिसके बाद उसके चाचा ने अपने घर में पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। इसके चाचा के बेटे जो इसके चचेरे भाई थे और इससे वो लोग काफी बड़े थे, उन्होंने उस पर तरस खाकर एक मेडिकल का स्टोर खुलवा दिया था। दुकान खुल जाने के बाद वह अपना दुकान चलाता था और फिर उसके बाद अपने चचेरे भाई के पास जाकर रहता था। जब वह 24 साल का हुआ तो उसके अपने चचेरे भाई की बेटी कमला, जो 19 साल की थी, उससे प्यार हो जाता है। कमला को भी इससे प्यार हो जाता है। ऐसे रिश्ते में यह कमला का चाचा लगता है। जब उसके चचेरे भाई को यह सब पता चलता है कि मेरी बेटी मेरे
भाई से प्यार करती है। तो वीरेंद्र और कमला को बहुत समझाया जाता है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं। एक दिन मौका देख के रात को कमला और वीरेंद्र घर से भाग जाते हैं और कोलकाता में ही एक किराए के घर पर रहने लगते हैं। पर वीरेंद्र ने कमला से शादी नहीं की, सिर्फ अपने घर के आसपास के लोगों को बता रखा था कि शादीशुदा है और कमला का नाम को बदलकर बेला रानी बता रखा था। कुछ दिन बाद उसका एक बेटा होता है। कमला बोलती है, हाँ, हम लोग अच्छे कानूनी रूप से शादी कर लेते हैं, पर उसने नहीं किया। सिर्फ उसके मन को बहलाने के लिए उसके मांग में सिंदूर भर देता है। इसी दौरान वह अपने बहन के घर आते जाते रहता है, लेकिन उसकी बहन इस शादी को नहीं मानती है। उसके जिंदगी में मीरा नाम की एक लड़की आती है। एक दिन वीरेंद्र मीरा से शादी कर लेता है। अब उसके 2 बीवी हो जाती है और दोनों बीवी को एक दूसरे के बारे में नहीं बताता है। वो अपने दूसरी बीवी मीरा को कमला से काफी दूर कोलकाता में ही एक किराए के घर में रखता है। वह दिन में पहली बीवी कमला के साथ रहता है और रात को मीरा के साथ रहता है। जब कमला इस बारे में पूछती है, तुम डेली रात को कहाँ चल जाते हो, तो वीरेंद्र बोलता है कि मेडिकल स्टोर की दवाइयों की डिलीवरी लेनी होती है जो रात को ही होती है, इसीलिए मैं डिलीवरी लेने रात को चला जाता हूँ। और मीरा को यह बता के रखा था कि मैं दिन को अपने दुकान को संभालने के लिए चल जाता हूँ। इसी दौरान मीरा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के समय मीरा का बच्चा नहीं बच पाता है। उधर बेला का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इन्हीं चीजों में वीरेंद्र अपने दुकान को अच्छे से नहीं संभाल रहा था, जिससे उसे दुकान में काफी लॉस हो रही थी। 1993 में वीरेंद्र को पता चलता है कि कमला फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। इस बार वह बहुत घबरा जाता है, सोचता है उधर दुकान अच्छे से नहीं चल रहा है और दो घर का खर्चा भी देना पड़ रहा है और एक और बच्चे हो जाने पर और भी खर्चे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यह भी डर है कि एक न एक दिन एक दूसरे को पता चल जाएगा कि मेरी 2 बीवी है। इस बात पर वह बहुत बेचैन रहता था। इसी दौरान 9 महीने हो जाने पर कमला का डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो वह सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लेता है कि ये दोहरी जिंदगी में से एक जिंदगी को खत्म करना होगा। उसके पास 2 ऑप्शन थे कि उसका पहला प्यार कमला जिससे झूठी शादी की हुई है, या फिर मीरा जिससे कानूनी शादी की है और इस शादी को उसकी बहन भी मानती है। तो वह फैसला करता है कि कमला को अपने रास्ते से हटाना होगा। 27 जनवरी 1954 को जब वह दुकान से वापस आया, जो देखा उसका बेटा सोया हुआ है और वह आज प्लानिंग के साथ आया था और आते ही अपनी पत्नी से जानकर झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि यह तुम्हारा प्रेमी का बच्चा है। दूसरी तरफ अपनी दूसरी पत्नी मीरा को एक बच्चा गोद लेने कहता है कि हम लोग एक बच्चे गोद लेंगे। एक बच्चा है जो मेरे नजर में है, जिसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो मीरा का कोई बच्चा नहीं था, तो वह कहती है ठीक है। इधर अपनी पत्नी से लड़ता है और मौका देखकर एक भारी चीज से उसके सर पर मार देता है। इसके बाद उसका गला दबाकर अपनी पत्नी को पूरी तरह से मार देता है। उस समय उसका बेटा सो रहा था। अपनी मरी हुई पत्नी को एक अलमारी में बंद कर खुद बेटे के साथ जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन 28 जनवरी आ जाता है, तो वह अपने बेटे को लेकर एक महिला के पास जाता है जो उसकी पत्नी की दोस्त होती है। कमला जब भी कहीं बाहर जाती है तो अपने बेटे को उसी के पास छोड़ देती है, तो वह भी उसी महिला के पास अपने बेटे को छोड़ देता है। इसके बाद अपने मेडिकल स्टोर जाता है और वहाँ कुछ देर रहता है और वहाँ से जुगांता अखबार का एक पूरा बंडल उठाता है और घर पर आ जाता है।
घर पर आकर अपनी पत्नी का लाश जो अलमारी में रखा है था उसे बाहर निकाल लेता है और उसका टुकड़ा करने लगता है। टुकड़ा करके एक पॉलिथीन में डालकर अखबार का पैकेट बनाकर उसमें रख लेता है। उसके बाद उसके ऊपर से नारियल की रस्सी लपेट लेता है। ऐसा कर कर कुछ पैकेट बना लेता है और फिर वह लाश को काटे काटे पैकेट बनाते बनाते थक जाता है, तो वह अपनी पत्नी के बचे हुए लाश को वापस उसी अलमारी में रख देता है। फिर घर को अच्छे से फिनाइल के साथ साफ कर और फिर वह सो जाता है। यह सब 28 जनवरी को करता है। फिर अगले दिन 29 जनवरी को वापस अलमारी से लाश को निकालता है और बचे हुए पूरे लाश को टुकड़ा टुकड़ा कर कर वह पेपर के पैकेट में डाल देता है। जब पूरी लाश पूरी तरह से पेपर के पैकेट में डाल देता है तो उसके बाद पेपर के पैकेट को वापस उसी अलमारी में रख देता है। वो रात होने पर एक रिक्शा लेता है और पैकेट के साथ टहलीगंज के एक इलाके में पहुंचता है, तो एक टॉयलेट के पास देखता है कि कोई नहीं है, तो वहां 3 पैकेट फेंक देता है। फिर वह घर आता है और फिर कुछ पैकेट के साथ फिर से रिक्शा पकड़ता है और एक पार्क में जाकर 4-5 पैकेट किसी पेड़ के नीचे फेंक देता है। फिर सारा पैकेट फेंकने के बाद वह फिर वापस वह घर आ जाता है। फिर अगली सुबह अपने बेटे को लेने उस महिला के पास जाता है। फिर वह अपने बेटे को लेकर मीरा के पास जाता है और कहता है इसी के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसीलिए इसी बच्चा को हम लोग गोद ले लेंगे। इस कहानी को सुनकर खुद सुरेंद्र नाथ भी चौंक गए। इसके बाद वीरेंद्र को सजा देने के लिए पुलिस सबूत इकट्ठा करने में लग गई। जब वह लाश मिला था तो चेहरे का पोस्टमार्टम में प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से चेहरा क्लियर नहीं आया था, जिससे कमला के घर वाले पहचान नहीं पाए कि उसी की बेटी है। पर उसके जांघ पर कुछ मार्क थी जो कमला की मां ने पहचान लिया और कहा कि यह कमला के जांघ पर बचपन से ही मार्क था। फिर यह मामला कोर्ट में चला। सारा सबूत गवाहों के देखते हुए अलीपुर सेशन कोर्ट ने कहा कि इसे मौत से नीचे कोई सजा नहीं दी जा सकती, तो इसे फांसी की सजा सुनाई गई। 28 जनवरी 1956 को उसे फांसी की सजा दे दी गई।